सबसे पहले यहाँ पर चेतावनी, ये सवाल आपको लाइफ में कभी भी नहीं आएगा जब भी आप दे रहे हो यूजीसी नेट साइकोलॉजी का एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सवाल कहाँ से लिया गया है? सवाल है आपका 8 नंबर का, सवाल नंबर पहला। ये लिया गया है आपके 2021 के प्रश्न पत्र से, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके 2021 के आपके जितने भी सवाल आए थे। कितने सवाल आए थे वो आपको मालूम पड़ेगा। जून एंड दिसंबर 2021 में आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है आपकी यूनिट नंबर 3 से, वो कितने सवाल आए थे उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। जैसा कि आपने ऑलरेडी इसके पहले पार्ट देख लिए हैं, वहाँ पे हमने नियो पीआईआर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि संबंध है आपकी ओशियन थ्योरी से 1972 रॉबर्ट मैक्रे एंड कोस्टा। और यहाँ से आपको रिसेंटली जो आपकी यूनिट नंबर 6 है वहाँ पर भी सवाल पुटअप किया गया था। तो आपको जो है सारे पार्ट्स को अच्छे से देखना है और इम्प्लीमेंट करना है इन्हीं चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल कहाँ से बना है। ये सवाल बना है आपके जो हमने किया था एक पीवाईक्यू मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, जो किया था हमने आपका डेविएशन आईक्यू विचलन बुद्धि लब्धांक और उसी के साथ साथ आपका अनुपात बुद्धि लब्धांक रेशियो आईक्यू। वहीं से सवाल आपका पीवाईक्यू उठकर आया है, रिपीट वहां से हुआ है। ठीक है, ओके। आप क्या जानते हो कि एक एज के बाद, चाइल्डहुड के बाद, बाल्यावस्था के बाद आपकी जो क्या है इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो लीनियरली इंक्रीज नहीं करती है। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज नहीं करती है एंड उसी वजह से यहां पर जो आंसर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है। अ पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 ईयर्स। कितनी है उसकी आयु? उसकी आयु है यहां पर 20 वर्ष। क्रोनोलॉजिकल आयु मतलब यहां पे उसकी जो कालानुक्रमिक आयु है उसकी यहां पर बात हो रही है। वो कितनी है? वो है आपकी 20 साल। अब यहां पर देखिए मेंटल एज कितनी है। यहां पर मेंटल एज है यहां पर 16 वर्ष यानी कि 16 साल। ठीक है, तो 16 साल कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका सीए यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, और उसी के साथ साथ आपकी जो मेंटल एज है वो कितनी हो चुकी है यहाँ पर? वो हो चुकी है यहाँ पर 20। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 20 ईयर है और मेंटल एज आपकी 16 ईयर्स है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कि मेंटल एज कितनी है आपकी 16 है और सीए कितनी है आपकी 20। यानी कि आपको क्या समझ में आता है यहाँ पर? आपको इसके अंदर ये समझ में आएगा कि यहाँ पर एक 20 वर्ष का बालक बालिका, ठीक है, 20 वर्ष का है, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है, जो उसकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कितनी है? वो यहाँ पर उसकी 16 वर्ष है। ऐसा हमको ये सवाल बोल रहा है। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला आपके पास है IQ इज इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100। ठीक है, सिंपल सा अगर आप गणित लगाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो IQ कितना निकल कर आएगा आपका? वो आएगा यहाँ पर 20, सॉरी वो आएगा यहाँ पर आपका 16/20 इंटू 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, 8 आएगा, 8 दूनी 8 टेंजा कितना हो गया आपका? यहाँ पर आंसर आ गया आपका 80, 16 8 इंटू 10 80 आ गया। आपका आंसर यहाँ पर निकल जाता है 80। आप चले जाओगे घर और आपको मिलेंगे कितने नंबर? आपको मिलेंगे यहाँ पर 0 नंबर। ठीक है, 0 मिलेगा क्यों? क्योंकि ये 80 जो है यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। आप पूछेंगे यहाँ पर आपने सही तो किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही किया है, लेकिन चूंकि आपको क्या बताया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर, आपको बताया हुआ है कि इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे ही आपकी 16 वर्ष के ऊपर जाएगी, आप फॉर्मूले के अंदर 16/16 पुटअप करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो चाइल्डहुड के बाद है वो कैसी आती है? वो लीनियरली इंक्रीज नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या बनता है यहाँ पर? आपका आंसर बनता है यहाँ पर 100। आप पूछेंगे अगली बार अगर सेम टू सेम सवाल आएगा तो क्या करना होगा? आपको आंसर वहां पर 100 मार्क करना होगा। ये बात गारंटीड है। ठीक है, 100% आपको यही मार्क करना होगा, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है कि रेशियो आईक्यू क्या कर रहा था? एडल्ट को लेकर प्रॉपरली उनका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि लब्धांक है, वो वहां पर नहीं बता पा रहा था। ठीक है, इसीलिए कौन आता है पिक्चर में? पिक्चर में आता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 के दौरान आपकी वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, ये पहली बार आती है कब? ये पहली बार आती है आपकी 1939 में। इसको हमने पुराने वीडियोस में भी देखा था। एंड यहां पर आपका आंसर क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति की कालक्रमिक आयु 20 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? वहां पे आंसर क्या हो जाएगा सही आपका? यहां पर 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि आपको बताया था। अगेन ये क्या है? ये है आपका एक और पीवाईक्यू। ठीक है, ये पीवाईक्यू कहां किया था हमने? ये किया था आपके 2019 के दौरान। ये सेम टू सेम पीवाईक्यू किया था। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ द इवेल्युएटिव डायमेंशन ऑफ द ऑसगोड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ठीक है, यहां पे अगेन किसकी बात हो रही है? अगेन बात हो रही है आपकी OSD की, जो कि क्या है? आपकी एक अभिवृत्ति मापनी है, एक एटीट्यूड की स्केल है। ठीक है, इसको भी आप देख चुके हो ऑलरेडी। अब यहां पर देखो
कब आता है ये आता है आपका 1957 के अंदर, ठीक है। ऑसगोड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के अंदर आप इस्तेमाल करते हो किस चीज का, आप इस्तेमाल करते हो बाईपोलर एडजेक्टिव का। किसका करते हो, बाईपोलर, ये आपको ध्यान रखना है, पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो डायमेंशन कौन सा दिया हुआ है आपको, डायमेंशन दिया हुआ है इवैल्यूएटिव। अब आपको तो इसके दूसरे भी पता है, एक होता है पोटेंसी और एक होता है आपका एक्टिविटी वाला। एक्टिविटी वाले से आपको इसके पहले पीआईक्यू फ्रेम किया हुआ है, अब अगली बार देखो कौन सा फ्रेम किया है, इवैल्यूएटिव। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लीन एंड डर्टी नहीं आएगा, गुड बैड भी नहीं आएगा, काइंड क्रूएल भी नहीं आएगा, स्लो एंड फास्ट जो है वो यहां पर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या सेम टू सेम पीवाईक्यू रिपीट होगा ऐसा वाला, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ ऑसगोड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आपने देखा है आगे भी किस प्रकार से आपको पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है। ऑसगोड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में किसका आपको जो आइटम्स की लंबाई है ना, आइटम्स की लंबाई, मदों की लंबाई से आपको वहां पर उसकी कंटिजेंसी पे वहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे, आगे फिर से टकराएगा आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर। निम्न में से किसको ऑसगोड आर्थिकी भिन्नता के मूल्यांकन आयाम का उदाहरण नहीं माना जा सकता है, पूछा है, ठीक है। नहीं माना जा सकता है बोल रहे हैं यहां पर, इसीलिए आपका आंसर क्या हो रहा है यहां पे, आपका स्लो एंड फास्ट यहां पर आंसर हो रहा है, ठीक है। यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका, स्लो एंड फास्ट। एंड इसीलिए आपको पकड़ पकड़ के आपके इस गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर आपको पकड़ पकड़ के पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। क्यों कराए जा रहे हैं, वजह उसकी क्या है, वजह यही है कि ये सीधा सीधा देखो पीवाईक्यू अगर आपने पुराना वाला प्रॉपरली किया हुआ है रिवीजन, तो आपको देखो तुरंत के तुरंत बन जाएगा ये, ठीक है। आपको मालूम है पुराने पेपर में आपने स्लो एंड फास्ट दिसंबर 19 में आपने इसको कौन सा फैक्टर माना था, सवाल आप आंसर कर पा रहे हो क्या, अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। ये है कौन सा आपका, ये है आपका एक्टिविटी फैक्टर। कौन सा है, ये आपका एक्टिविटी फैक्टर है। और यहां पर देखिए इसको हमने किया भी था इसके पूर्व, ठीक है, इसके पूर्व हम कर चुके हैं। यहां पर ये देखिए, ये रही आपकी, यहां पर ये देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है देखो यहां पर, द बाइपोलर एडजेक्टिव फास्ट एंड स्लो। जब भैया 19 के पीवाईक्यू में कर लिया है, फास्ट एंड स्लो किसके अंदर आता है, आपके एक्टिविटी फैक्टर के अंदर आता है, इवैल्यूएटिव फैक्टर के अंदर आता है, पोटेंसी के अंदर आता है। कहां आता है, इसको आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो जब यहां पे आपको समझ में आ गया है कि ओएसडी के अंदर आपका एक्टिविटी फैक्टर रहता है ये वाला, ठीक है, तो आप यहां पर आके इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप दूसरा कोई मार्क करोगे यहां पर, ठीक है। कोई भी ऑप्शन नहीं बचता आपके सामने यहां पर कि आप और कुछ भी मार्क करोगे। सवाल में क्या पूछा है, इज यूजुअली नॉट कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ द इवैल्यूएटिव। तो अगली बार के लिए क्या ध्यान रखना है आपको यहां पर कि इवैल्यूएटिव के अंदर कौन कौन सा आएगा, क्लीन डर्टी आएगा मूल्यांकन वाले में, गुड बैड आएगा, काइंड एंड क्रूअल आएगा। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपको देखिए पिछले वाले पीवाईक्यू में हमने इसको समझा था। यहां पर क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कल्चर फेयर टेस्ट। यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है निम्न में से किसे संस्कृति मुक्त परीक्षण माना जाता है। कल्चर फेयर यानी कि अमेरिका में इस्तेमाल हो जाए, रशिया में हो जाए, इंडिया में हो जाए, ब्रिटेन में हो जाए, कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। भाटिया का बुद्धि परीक्षण समूह, कॉफमैन बुद्धि परीक्षण, नागलिरी अवाचक योग्यता परीक्षण, और उसी के साथ साथ आपकी वेशलर वयस्क बुद्धि मापनी। और ये भी कहां से बनाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है भली भांति, पीवाईक्यू में आपने देखा था इसको। मैच द कॉलम याद करिए, हमने मैच किया था आपका, ठीक है। अब यहां पर देखो वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये तो हो नहीं सकता कल्चर फेयर, क्योंकि ये कहां काम आएगा, विदेशों में काम आएगा, इंडिया में काम नहीं आ सकता। भाटिया वाला कहां पर आएगा, भाटिया वाला भी आएगा आपके इंडिया में, वहां काम नहीं आ पाएगा। कॉफमैन वाला भी नहीं आ पाएगा। केवल कौन सा बचता है आपके सामने, NNAT, ठीक है। ये कौन सा है आपका, नागलेरी का नॉन वर्बल, ठीक है, अवाचिक है ये, ठीक है, अवाचिक एबिलिटी टेस्ट। ये भी बताया था आपको, ध्यान देना है इस शब्द के ऊपर। ये किस प्रकार का परीक्षण है आपके, ये योग्यता का परीक्षण है, ठीक है। योग्यता परीक्षण यानी क्या करना होगा आपको, यहां पर परफॉर्म करना होगा। और एक किस प्रकार का है आपका, ये एक आपका नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट होता है, जो अधिकतर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है भरपूर। तो आप इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट यहां पर सही आंसर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसको आगे आप फिर से पीवाईक्यूज में करने वाले हो कई बार। इसको क्यों लाया गया था, क्योंकि हमको जरूरत थी किस चीज को लेकर, हमको जरूरत थी वहां पर एक इफेक्टिव एडल्ट स्केल की, ठीक है। एडल्ट स्केल की हमको जरूरत थी, क्योंकि इसके पहले 1905 में जो बन के आया वो किस पे ध्यान केंद्रित था, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित था वहां पर बच्चों के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं, ठीक है। तो जो आपका WAIS आता है, कब WAIS आता है आपका यहां पर 1939 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसके अंदर पहला रिवीजन होता है कहां पर आपका, WAIS का 1955 के अंदर, ठीक है। अब 1955 में खास बात क्या होती है कि इसके अंदर देखिए दो प्रकार की स्केल आ जाती है आपकी, एक आती है 6 वर्बल आती है
और 5 आपकी परफॉर्मेंस वाली आती है। अब ये सेम टू सेम चीज कहां करने वाले हो, ये करने वाले हो आप आगे आने वाले एक और PYQ के अंदर। ठीक है, तो जब वो आएगा उसको देखेंगे यहां पर, लेकिन फिलहाल हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्टिव मेजर्स पर्टिकुलरली इंक ब्लॉट टेस्ट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है प्रक्षेपित मापक विशेषकर स्याही धब्बा परीक्षण सूचकांक निम्नलिखित में से किसका मापन करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सृजनात्मकता में नवीनता का संदर्भ, सृजनात्मकता में आशयात्मक संदर्भ, विषय विशिष्ट सृजनात्मकता, और उसी के साथ साथ आपको दी हुई है यहां पर सामान्य सृजनात्मक विभव। अब यहां पर देखिए इस सवाल में किसकी बात हो रही है, इस सवाल के अंदर बात हो रही है आपके प्रोजेक्टिव मेजर्स की। ठीक है, और आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा WAT भी क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपका एक प्रकार का प्रोजेक्टिव मेजर है। ये कहां देखने वाले हो, अगेन आप देखोगे हमारे साथ PYQ के अंदर। ठीक है, ओके, लेकिन यहां पर देखिए बात हो रही है प्रक्षेपी तकनीकों की, पर्टिकुलरली कौन से, आपके स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट। आपको जीवन में कितने इंक ब्लॉट टेस्ट पता है, आपको पता है एक रॉरशाच का, रॉरशाच इंक ब्लॉट टेस्ट, ये कब आता है आपका 1921 में। ये लीजिए आपका जून 2025 का रिसेंट वाला PYQ भी कवर हो गया यहां से। ठीक है, ये डेट याद रखना, सवाल निकल जाएगा आपका बड़े आराम से। उसी के साथ साथ एक और है, किसका है वो, हेल्महोल्ट्ज का है या होल्ट्जमैन का है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसके अंदर किस किस को मेजरली किस चीज के लिए बनाया जाता है वो पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, नोवेल्टी, कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे ही आपके दिमाग में क्रिएटिविटी घुसेगी, दिमाग में एक नाम तैरना चाहिए, दौड़ना चाहिए, टॉरेंस का, क्योंकि इसको हम कर चुके हैं PYQ में और ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये आपको बार बार ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, अगला देखो क्या है, मीनिंग, कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अगला है डोमेन, और फिर यहां पर दिया हुआ है जनरल। तो यहां पर सिंपली आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसके अंदर। ठीक है, या लर्निंग लेनी है यहां पर, इसके अंदर क्या होता है, हमको मीनिंग कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी ढूंढना होता है। हमारी जो सृजनात्मकता है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, उसका अर्थ क्या है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, रॉरशाच का, और आपका जो होल्ट्जमैन का इंक ब्लॉट टेस्ट है, होल्ट्जमैन का इंक ब्लॉट टेस्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली किसकी बात की गई है, आपकी इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, मतलब इसके अंदर से, इस वाली इमेज के अंदर से आप क्या देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको घोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वो क्या बताएगा, हमको बताएगा आपकी क्रिएटिविटी का मीनिंग, कंटेक्स्ट। ठीक है, क्या अर्थ है, क्या वजह है, आप इसको यहाँ देख पा रहे हो। नयापन नहीं, कितना नया देख रहे हो आप, उसकी बात नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, और ना ही यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक क्रिएटिविटी। ये देखो आपका यूनिट नंबर 6 का PYQ अलग अलग प्रकार की जो होती है उसमें आपको यहाँ पे लिया हुआ है, और जनरल क्रिएटिव पोटेंशियल ये कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो किसकी बात है, ये बात हो रही है आपके मीनिंग, कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी की। किसकी बात करेगा, आपके सृजनात्मकता के अर्थ के बारे में बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड, सृजनात्मकता का आशयात्मक संदर्भ जो है ये यहां पर आंसर रहेगा। ये केवल आप इतना ध्यान रख लो, और इसके अलावा आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, रॉरशाच इंक ब्लॉट टेस्ट कब आया है, ये आया है आपके 1921 के अंदर। अब यहां पर देखो फिर से आ गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट यानी किसकी बात हो रही है आपकी, अगेन प्रक्षेपी तकनीकों की बात हो रही है, और उसी के साथ साथ किसकी बात हो रही है, पर्सनैलिटी की बात हो रही है। आप कर रहे हो हमारे साथ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के यूनिट नंबर 3 के PYQs। अभी तक आपको किस किस के बारे में मालूम है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एटीट्यूड हो गया आपका, एबिलिटी हो गई, और यहां पे आप देख रहे हो अभी कौन से टेस्ट, पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, आगे और भी आएंगे, नंबर बढ़ेगा इनका, लेकिन यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है, प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात हो रही है। प्रोजेक्टिव टेस्ट यानी कि प्रक्षेपी तकनीक, आप अपनी कुछ बातें उस पर क्या करोगे, यहां पर प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 1 देखो ये क्या है, ये है आपका थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ये होता है आपका 1935 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको आगे PYQ पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है इसको दिया गया है हेनरी मरे के द्वारा, जो अपनी बात करते हैं नीड्स की थ्योरी। ठीक है, 20 नीड्स, 20 जरूरतें इनके द्वारा दी गई हैं, और ये भी एक PYQ आपने किया हुआ है यूनिट नंबर 7 के अंदर। ठीक है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, एपरसेप्शन, आपका परसेप्शन किस प्रकार से, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई जाती हैं, आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं। सेम टू सेम PYQ इस पे बेस्ड आप करने वाले हो 2022 वाले सवाल के अंदर। ठीक है, ओके, अगला देखो क्या है, रॉटर्स का इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ब्लैक। ठीक है, रॉटर आ गया यहां पर, किसकी बात हो रही है, आपके जूलियन रॉटर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका आएगा। अब यहां पर देखिए फ्री एसोसिएशन टेस्ट, किसकी बात हो रही है,
फ्री एसोसिएशन टेस्ट, एसोसिएट करने की बात होगी यहाँ पर, ये भी आपका आएगा। ABD इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपने नॉलेज लेना है, इंप्लीमेंट करना है, इसको याद करना है, रट्टा लगाना है इसको आपने यहाँ पर कि भैया ये सब किसके अंदर आती हैं, ये सब आती हैं आपकी प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर, ठीक है। सब क्या है, प्रक्षेपी तकनीक, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है इसको हम क्या कराएंगे, प्रोजेक्ट कराएंगे इनके माध्यम से। किस किस के माध्यम से, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, किसके द्वारा, आपके हेनरी मरे के द्वारा, मरे एंड मॉर्गन। फिर आता है आपका RISB, रोशाज बोल रहे हैं, रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ब्लैक, ये आता है आपका नेक्स्ट RISB। फिर आता है आपका कौन सा, केंट रोजनॉफ का आपका यहाँ पर फ्री एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है, यानी साहचर्य आपको करना होगा मुक्त होके, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये तीनों क्या है, इसके अंदर देखिए आपको क्या मिलती है, फ्रीडम मिली आपको, जो मन मर्जी है आपकी उसको भरो आप यहाँ पर, ठीक है, जिस प्रकार से रोशाज के अंदर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ रोशाज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अन्यथा यहां पर वो भी आंसर होता, ठीक है। अब लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, गटमैन का स्केलोग्राम एनालिसिस यहां पर नहीं है, ठीक है। गटमैन का स्केलोग्राम एनालिसिस यहां पर नहीं है, इसको आप देखोगे आगे एक और बार PYQ के अंदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, गटमैन का स्केलोग्राम एनालिसिस अलग चीज होती है, तो ये यहां पर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखोगे आज के बाद, प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आपको 3 पता है, टेट पता है, ये पता है, ये पता है, और ऊपर जो आपने देखी थी रोशाज वाली वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। यहां पर कौन कौन आ जाएगा इस सवाल नंबर 5 के अंदर, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट TAT, रोटर का अधूरे वाक्य परीक्षण, यहां कुछ लिखा रहेगा IM, इसके आगे जो भरना है भरो, ये क्या है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, ओके। लेकिन यहां इंक ब्लॉट की बात नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। गटमैन नहीं आएगा, और केंट रोजनॉफ जो है मुक्त साहचर्य परीक्षण, ये भी आपका होता है, ABD यहां पर होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल देखो यहां पर फिर से क्या आ गया है, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी इज रिलेवेंट इन। इस पेपर के बाद से इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका जो कोहेंस कप्पा है वो भी यहीं से निकल कर आएगा, उसी के साथ साथ इसके अंदर कौन सा होगा एरर, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही पे बेस्ड आपको जो है आगे एक और PYQ टकराएगा यहीं से उठकर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। आपको रिलायबिलिटी कितने प्रकार की पता है, आपको पता है 4 प्रकार की। एक होती है आपकी यहां पर पैरेलल फॉर्म, एक होती है आपकी टेस्ट रीटेस्ट, एक होती है आपकी इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, एक होती है आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसी के अंदर आपकी 3 निकल कर आती हैं, स्प्लिट हाफ, कूडर रिचर्डसन और क्रोनबाक अल्फा वाली यहां पर, ठीक है, ओके। लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है आपकी इसके बारे में, इंटर स्कोरर। अब यहां पर क्या होगा, एक व्यक्ति रहेगा, उसको 3-4 लोग क्या करेंगे यहां पर रेटिंग करेंगे, जज करेंगे यहां पर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी है, आगे आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, ये दिया है प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, अचीवमेंट टेस्ट विद शॉर्ट आंसर्स, ये दिया है। अगला क्या दिया है, अचीवमेंट टेस्ट विद ऐसे टाइप क्वेश्चंस। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ है, सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री आपको ध्यान रखना है, आप क्या कर रहे हो, स्वतः रिपोर्ट कर रहे हो, यानी कि ये वाला जो इंडिविजुअल है ये अपने बारे में स्वतः रिपोर्ट कर रहा है कि मैं ठीक हूं या मैं पागल हूं या मैं मतलब जाने वाला हूं, मैं कहीं और जाऊंगा, ये अपने बारे में स्वयं रिपोर्ट कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं कुछ बता रहा है तो यहां से क्या हो जाता है, इंटर स्कोरर की बात यहां पे नहीं आएगी। तो जैसे ही आप डी को एलिमिनेट करते हो, डी को एलिमिनेट करते ही आपके पास ऑप्शन बचते हैं AB, AC और ABC, ठीक है। और यहां पे सही आंसर कौन सा है, ये है आपका ABC ओनली, ये जो है क्या होता है आपका यहां पर करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां सही आंसर है, ABC ओनली, ठीक है। अब यहां पे देखिए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी कितनी आपको पता है, 4-5 आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा, टेट आ जाएगा, उसी के साथ RISB आ जाएगा, उसी के साथ साथ आपका यहां पर अभी हमने जो किया रोशाज इंग्लॉट टेस्ट आ जाएगा, उसी के साथ साथ आपका कौन सा आ जाएगा, केंट रोजनॉफ फ्री एसोसिएशन टेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहां सीखा आपने, ये सब सीखा आपने हमारे साथ PYQ के अंदर ही, ठीक है। तो इन सभी टेस्ट में क्या होता है, आपकी स्कोरिंग होती है अलग प्रकार से, ठीक है। एंड दैट इज वाई इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी जो है इसके अंदर रिलेवेंट हो जाती है आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर, ठीक है। इसीलिए देखिए ए हर जगह आपको दिया हुआ है मैक्सिमम। अगला देखिए अचीवमेंट टेस्ट विद शॉर्ट आंसर्स, यहां पर भी क्या आएगी आपकी इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी आपकी यहां लगेगी, और यहां पर दिया है ऐसे टाइप में भी आपको दिया है, ठीक है। अब वैसे देखिए नेगेट करने को तो बी को किया जा सकता है, ए से भी आंसर हो सकता है। यहां पर अचीवमेंट टेस्ट की बात हो रही है, शॉर्ट आंसर्स, लेकिन ये काफी डिप्लोमेटिक बात हो जाती है यहां पर, ठीक है। लेकिन उन्होंने दिया हुआ है तीनों को मान लो आप, सवाल कभी आया नहीं है, आएगा भी नहीं, लेकिन इसके साथ ये वाला जरूर पूछेंगे, बाकी इनका नहीं पता। लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट आपको बार बार पूछे जाएंगे, और इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी भी आपको जो है यहां पर बार बार जाएगी आपकी परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका अंतर्गणक विश्वसनीयता किन परीक्षणों में सार्थक होती है,
व्यक्तित्व के प्रक्षेपक परीक्षण के अंदर, उसी के साथ साथ आपके लघु उत्तरों वाले लब्धि परीक्षण के अंदर, उसी के साथ आपके निबंध प्रकार के प्रश्नों वाले लब्धि परीक्षण के अंदर। ठीक है, एक बोलेगा निबंध अच्छा है, दूसरा बोलेगा ठीक है 80%, तीसरा बोलेगा 90%, चौथा बोलेगा 50%, पांचवा बोलेगा 6%, और इस प्रकार से आपका जो इंटरव्यू है वो भी आपका किसके अंदर आता है, आपके इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 है, पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफॉर्मेंस सब टेस्ट ऑफ WAIS। ठीक है, किसकी बात की गई है यहाँ पर, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की बात की गई है। उसके अंदर कौन कौन से आपके परफॉर्मेंस के सब टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर दो प्रकार का आता है, एक परफॉर्मेंस आता है और एक कौन सा आएगा, आपका वर्बल आएगा। ठीक है, एक वर्बल आएगा, एक परफॉर्मेंस आएगा। ये आपके ऊपर है, आपको इसको रट्टा मार के बैठना है, याद करके बैठना है, लेकिन आजकल इस प्रकार के ट्रेंड में सवाल नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको इमेज दिखा देंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, रट्टा मार लो अगर आपकी मर्जी है तो, लेकिन एग्जाम से पूर्व आपने क्या करना है, सरी निगाहों से आपने जो है उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, कि परफॉर्मेंस में कौन कौन आएगा और वर्बल के अंदर कौन कौन आएगा। ऑप्शन देखिए, डिजिट स्पैन, सिमिलैरिटीज, डिजिट सिंबल और ऑब्जेक्ट असेंबली। चूज द करेक्ट आंसर बोला हुआ है, यानी परफॉर्मेंस सब टेस्ट के अंदर इनमें से कौन कौन सा आता है एज पर WAIS। अब यहां पर देखिए, ये क्या है आपकी, ये है आपकी फुल स्केल FSIQ। ठीक है, किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं आपके WAIS के अंदर। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं आपके पास। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार की होती है, वर्बल IQ और दूसरी होती है परफॉर्मेंस IQ। ये आप किस प्रकार से निष्पादन कर रहे हो उसके ऊपर, और यहां पर आप किस प्रकार से आपकी वर्बल चीजें चल रही हैं, उसी के अंदर दो और चीजें डिवाइड होती हैं। एक होता है आपका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, एक होता है आपका वर्किंग मेमोरी का इंडेक्स, एक ये होता है, एक ये होता है। अब परफॉर्मेंस में देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिजिटल सिंबल कोडिंग आपको यहाँ दिख रही है, सिंबल सर्च आपको दिख रहा है, पिक्चर कंप्लीशन दिख रहा है, ब्लॉक डिजाइन दिख रहा है, मैट्रिक्स रीजनिंग आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की बात है ना, पिक्चर कंप्लीट करो। आपने कभी ना कहीं बचपन में जरूर खेला होगा कि ये एक चित्र बना हुआ है, इसमें से आपको क्या है जमाना है यहाँ पर। ठीक है, फिर ब्लॉक डिजाइन, कहाँ कैसी डिजाइन मैच होगी, यहाँ पे लाल लाल रंग आएंगे, यहाँ पीले पीले रंग आएंगे। मैट्रिक्स रीजनिंग, सिंबल सर्च और डिजिटल कोडिंग जो है यहाँ पर किसके पार्ट हैं, ये आपके परफॉर्मेंस के पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है आपसे, परफॉर्मेंस सब टेस्ट के बारे में बात की गई है। ये आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर डिजिट सिंबल आपको दिख रहा है। ठीक है, डिजिट सिंबल दिखा आपको सी वाला, यानी कि सी सब जगह दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपको चेक करना है डिजिट स्पैन कहाँ है, सिमिलैरिटीज कहाँ है और ऑब्जेक्ट असेंबली यहाँ पर कहाँ है। तो चलिए ढूंढना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए डिजिट स्पैन आपको कहाँ मिल रहा है, वर्बल के अंदर मिल रहा है। वर्बल में भी कहाँ पर आपको वर्किंग मेमोरी के अंदर, और सिमिलैरिटीज कहाँ मिल रही है आपको, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में। और यहाँ पर कहाँ है, ऑब्जेक्ट असेंबली नहीं दिया है, यहीं कहीं होगा वो। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि डिजिट स्पैन जो है और सिमिलैरिटीज है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आगे आपको फिर से PYQ में ये दोनों फॉर्म होंगे। ठीक है, PYQ में आपको आगे जरूर फॉर्म होगा यहाँ पर। लेकिन देखो भैया, डिजिट सिंबल और ऑब्जेक्ट असेंबली ना, ऑब्जेक्ट भी देखिए, ऑब्जेक्ट असेंबली मतलब क्या है, जमाने वगैरह देगा आपको। ठीक है, ये दोनों किसका पार्ट है, ये आपके परफॉर्मेंस का पार्ट है, परफॉर्मेंस निष्पादन का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिजिट सिंबल और ऑब्जेक्ट असेंबली किसका पार्ट है, CND आपके परफॉर्मेंस का पार्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और डिजिट स्पैन सिमिलैरिटीज किसका पार्ट है, ये आपके वर्बल IQ वाले का पार्ट है, वर्बल सब टेस्ट का पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, ओके, एंड इसको क्या आपको रोज याद करना है, नहीं, एग्जाम के पूर्व एक बार आप 1-2 दिन पहले इसको याद कर लें, ताकि अगर सवाल आएगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, आप क्या करें, दोनों तरफ का याद करने के बजाय कोई एक साइड का याद कर लो, इस तरफ का याद कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको जो है क्या है। अगर यहां पे नहीं मिल रहा है तो किसके अंदर आता है, आपके ऑटोमेटिकली इसके अंदर आता है। ठीक है, ऐसे याद करना होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन WAIS के निष्पादन उप परीक्षण है, समरूपता नहीं है, डिजिट स्पैन भी नहीं है, कौन सा है, डिजिट सिंबल आएगा और ऑब्जेक्ट असेंबली आएगा। ठीक है, वस्तु समुच्चय और अंक प्रतीक जो है आपका CND इसके अंदर आता है आपके परफॉर्मेंस सब टेस्ट के अंदर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल जो है हमारा है सवाल नंबर 8। ये देखो, घिसा पिटा PYQ रिपीट। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, PYQ रिपीट हटा दो, D वाले को, आंसर मिल गया आपका। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसको आप कर चुके हो 19-20 वाले PYQ सेट के अंदर, आप इसको लगा चुके हो हमारे साथ पहले। ठीक है, इमोशन को परसीव करो, ये करो और ये करो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इमोशन परसीव, इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट और अंडरस्टैंडिंग इमोशन, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। मेयर सेलोवे कैरुसो का इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो अभी देखो EI का टेस्ट भी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, EI का भी है। शुरुआत किससे होती है, मेयर सेलोवे से होती है, बाद में एंट्री किसकी होती है, गोलमैन की 1994 में, और फिर क्या कर देते हैं गोलमैन जी, इसको जो है बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर
कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? ABC। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है इस प्रकार के सवालों में, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके होके आ रहा है। ठीक है, सवेश बोध, विचार को सुगम बनाने के संवेगों का प्रयोग और संवेगों को समझना आएगा। मोटिवेशन का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ठीक है, ओके, अगला देखो यहाँ पर सृजनात्मक उपलब्धि, ये आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और अब ये सवाल आपको कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये उस जमाने की बात है जब आपको क्या करते थे, वो मेहनत से बचने के लिए हर जगह जो है कॉपी पेस्ट सेम टू सेम यही आंसर दे देते थे। ठीक है, ये दे दिया आंसर, इसको आप कितना भी याद कर लो, पढ़ लो, आप देखिए आगे जो भी आप PYQ करोगे उसमें कहीं भी नहीं आने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनियर को लेकर किसने बात की है? कैरसन, पीटरसन और हिगिंस ने की है। आइडिएशनल बिहेवियर स्केल दी है रुंको के द्वारा। प्रेफरेंस फॉर एक्टिव डाइवर्जेंस स्केल दी है बसाडुर के द्वारा। और कंसेंसुअल असेसमेंट टेक्निक दी है एमाबील। ये एक अच्छा नाम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है एमाबील का। ठीक है, कि बाबा ये ध्यान रखो, एग्जाम से पूर्व क्या करना है, सरसरी निगाहों से इनको देख लेना है ताकि थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर पाओ एक दिन पहले। लेकिन उसके अलावा इससे ज़्यादा इस सवाल की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर। लेकिन हाँ, किसने क्या दिया है ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं जाके इनको पूरा खोल के पढ़ना है, वो केवल क्या होगा आपका कंप्लीट टाइम वेस्ट। आप आगे सवाल देखिए, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर देखो, ये है आपका PYQ इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर क्या है? यही आंसर चलेगा आपका हमेशा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ये पेपर कब का है? 2021 का पेपर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए कोपिंग डेफिसिट इंडेक्स यहाँ पे दिया है रॉर्चाश में, ये दिया है ट्रू रिस्पॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे जब आप करोगे MMPI, यहाँ पे हमने देखा हुआ है एक और बार आपका PYQ में देखिए, हमने देखा था ना वहाँ पर किसके बारे में, वो देखा था हमने कि लाई स्केल किसके अंदर होती है। याद होगा सवाल आपको, इसके पूर्व किया है हमने लाई स्केल के बारे में, झूठी मापनी के बारे में। और वो झूठी मापनी देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, ट्रू रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंसी अलग प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। ये सी के साथ थर्ड आप मैच कर लोगे, देखो एक ही जगह दिया है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका PYQ है। ठीक है, PYQ बेस्ड सवाल है। MMPI को लेके हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर बाबू लाई स्केल आपकी होती है। ठीक है, लाई स्केल होती है, उसी को देखिए क्या बोला है, ट्रू रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंसी, यानी सही उत्तर देने में क्या है? इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। और यहां पर किससे रिलेट करेगी कहीं ना कहीं, वो देखिए यहां पर आप इसके अंदर सत्य अनुक्रिया असंगति, लाई हम डिटेक्ट कर रहे हैं, लाई के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? MMPI के साथ जाएगा यहां पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट है। OAT भी उतना नहीं है, इसको ऐसे कर लो एनकोड, इसको ये कर लो और इसको ये कर लो, बस इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कोपिंग डेफिसिट इंडेक्स कहाँ देखने मिलेगा आपको? रॉर्चाश के अंदर देखने मिलेगा। अगर सवाल बहुत टफ बनाया तो यही पूछेगा, अन्यथा आपको 1921 में ये खिलाता रहेगा, जैसा कि आपको 25 के PYQ में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन MMPI इंपॉर्टेंट है, MMPI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है आपके? 567। इसको आपने करोगे हमारे साथ हिडन पेपर के अंदर भी। ठीक है, ओके, MMPI ध्यान रखना है। और ये इसकी जो है आपको क्रोनोलॉजी बननी चाहिए, कब आता है आपका ये? 1943 में आएगा। आगे हम बताएंगे कैसे इसको करना है। ठीक है, ओके, यहां पर देखिए अगला सवाल चलते हैं, और ये आपका है कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम और होल्ड एंड डाउट होल्ड टेस्ट। अब आपको देख के समझ में आ ही गया होगा, उस जमाने का पेपर है, आंसर हर जगह इन लोग 1-1 चिपका रहे थे, केवल टाइम वेस्ट कर रहे थे ये। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखो, ये लिया हुआ है कहां से? दास, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ये आपका किसके आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास मॉडल के बाद से। ठीक है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम में JP दास, नागलेरी, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ए के साथ 1 मैच करो, देखो आपका आंसर निकल रहा है। वो ये नहीं चाह रहे हैं आपसे कि हर चीज़ बने। ओके, ये देखो डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट इलियट के द्वारा दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी IMP। अब आगे देखना PYQ में आपको पूछा हुआ है डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, और इसको हमने क्या किया है, इंडियन लोगों ने इसको अडेप्ट भी किया है डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट को लेकर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी, ये एप्टीट्यूड है वाला। ठीक है, वो एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये केवल डाल दिया है एबिलिटी को लेकर, कंफ्यूज मत होइएगा, सो सॉरी फॉर दैट। वो आपका डिफरेंशियल एप्टीट्यूड वाला है जो आपको मिलेगा PYQ में, एबिलिटी नहीं मिलेगी, तो दोनों चीज़ें अलग होती है। ठीक है, इतना तक आपको ध्यान रखना है कि भैया योग्यता अलग चीज़ है, एबिलिटी अलग चीज़ है, और एप्टीट्यूड अलग चीज़ है, इतना भी क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, एबिलिटी ये और ये सेम नहीं है, इसको आप ध्यान रखो। अब ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे आगे आने वाले सवालों में जब सवाल आएगा। अब यहाँ पर देखो होल्ड एंड डाउट होल्ड टेस्ट आपको विशलर के द्वारा देखने मिलेगा, और कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी की जो बात की है वो काटेल ने की है। ठीक है, काटेल ने की है आपकी किसके बारे में बात? इन्होंने की है बात आपकी यहाँ पर कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है? नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और नंबर थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको आपको याद होना चाहिए, इनको आप छोड़ के जा नहीं सकते, ये आपको याद होना चाहिए ऐसे का ऐसे,
ताकि जो है आप प्रॉपरली वहां पर कर पाएंगे। ठीक है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम आपका दास के द्वारा है, होल्ड एंड डोंट होल्ड टेस्ट आपका वेस्लर के द्वारा है, कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी काटेल के द्वारा है, और डिफरेंशियल कर दिया है, देखो यहाँ पर डिफरेंशियल को सीएल कर दिया है, एबिलिटी टेस्ट आपके एलियट के द्वारा है। नाम आपको ध्यान होने चाहिए कि आपको जो है एग्जाम में अगर आता है तो आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत क्या हो जाए, तुरंत के तुरंत वहां पर आपको रिकॉल हो जाए। इसके बाद हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, जो है सवाल आपका सवाल नंबर 12। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? ये बात कर रहा है आपके एडवर्ड पर्सनैलिटी प्रेफरेंस शेड्यूल के बारे में। अभी यहाँ पर पर्सनैलिटी की बात है तो किसकी बात होगी? यहाँ पर आपके व्यक्तित्व की बात होने वाली है। EPPS यूजेज फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है आपके EPPS के अंदर। यस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, एडवर्ड पर्सनैलिटी प्रेफरेंस शेड्यूल नाम की कोई चीज है जिसके अंदर क्या होता है, फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है। आपको आंसर करना ही पड़ेगा, कोई भी आपके पास उपाय नहीं है उसके लिए। अब यहाँ पे देखो अगला स्टेटमेंट क्या है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पर? एक बार हम देख चुके हैं इसको PYQ के अंदर। ठीक है, इसके पहले वाले पेपर के अंदर सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग की थी ना हमने। आप कैसा उत्तर दोगे? आप वैसा उत्तर दोगे जो आप समाज में सब लोग चाहते हैं वैसा सही है। मतलब चोरी करना सही है गलत है? आप क्या बोलोगे? सही है, लेकिन आप अंदर जानते हो कि क्या है ये गलत है। ठीक है, मतलब उल्टा बोल दिया। आप क्या बोलोगे? चोरी करना गलत बात है, लेकिन अंदर से आप क्या कर रहे हो? वहां पर सही कार्य कर रहे हो, यानी कि चोरी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग के लिए आप क्या करते हो? इस प्रकार के आंसर करते हो, जिसको आपने पढ़ा था फिकिंग बैड फिकिंग गुड के रूप में। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, एडवर्ड पर्सनैलिटी प्रेफरेंस शेड्यूल यूजेस फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट। यस, ये सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट इज प्रेज्यूम टू प्रिवेंट सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग। यस, ये इससे क्या होती है हमारी, ये रिस्पॉन्डिंग ऐसी वाली रुक जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आपका? सही आंसर आपका होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, केवल आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर कि ये है आपका फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट यूज करता है EPPS। अब आगे एक और चीज यूज करती है, वो क्या है वो देखेंगे हम सवाल आने पर। ठीक है, लेकिन फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट का इस्तेमाल ये भी आपको ध्यान रखना है लाइफ टाइम में कि फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? प्रिवेंट करने के लिए किस चीज को? सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर देखें, एडवर्ड पर्सनैलिटी प्रेफरेंस शेड्यूल EPPS में फोर्स्ड चयन प्रारूप का प्रयोग होता है। यस, बिल्कुल प्रयोग होता है यहां पर। और उसी के साथ साथ फोर्स्ड चयन प्रारूप का प्रयोग प्रायः सामाजिक वांछित प्रत्युत्तर रोकने के लिए होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, फैक्चुअल बात है यहाँ पर, ये आपको याद रखनी होगी। अगर आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है कंप्लीटली ओके, लेकिन आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है कि EPPS नाम की ये चीज होती है। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 है आपके अगेन यहाँ पर कार्टेल को लेकर। कार्टेल इनकॉर्पोरेटेड फैक्टर्स Q1, Q2, Q3 एंड Q4 इन 16 PF। अब ये देखो आपके 2021 का पेपर है, जो कि एक कैसा बनाया गया था, एक टफ पेपर बनाया गया था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में रिसेंट टाइम्स में ऐसे सवाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, कार्टेल इनकॉर्पोरेटेड फैक्टर्स Q1, Q2, Q3 एंड Q4 इन 16 PF। ये क्या है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि कार्टेल ने क्या किया, इनको इनकॉर्पोरेट किया। और उसके साथ देखिए, सम फैक्टर्स अपीयर्ड ओनली इन L डेटा नॉट इन Q एंड T डेटा। ठीक है, यहां पे इन्होंने 3 बताया, एक L डेटा बताया, एक Q बताया, एक T बताया। तीनों के लिए क्या किया यहां पर? तीनों के लिए इन्होंने यहां पर बोला है कि कुछ फैक्टर्स अपीयर किए कहां पर? ओनली इन L डेटा, इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर अपीयर नहीं हुए। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी सही स्टेटमेंट है, तभी तो ये अलग अलग बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अपीयर नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों जो है एक बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये यहाँ पर सही आंसर होता है। क्या होता है? बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यहां पर देखें, कार्टेल ने Q1, Q2, Q3 और Q4 घटकों को 16 PF में शामिल किया। कुछ घटक केवल L प्रदत्त में पाए गए थे, Q तथा T प्रदत्तों में नहीं पाए गए थे। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है, इसीलिए यहां पर आंसर सेकंड होता है। सवाल पूछिए क्या खुद से कि ये आंसर सवाल आएगा? ये नहीं आएगा, लेकिन 16 PF ये होता है। इतना आपको जो है एनकोडिंग, ये जो आपकी फैक्चुअल एनकोडिंग है, ये आपको करनी होगी। ठीक है, ये फैक्चुअल एनकोडिंग, ये देखिए नया टर्म निकाला है अभी हमने यहाँ पर इम्प्रोवाइज करते हुए। तो फैक्चुअल एनकोडिंग आपको क्या करनी होगी। तो आगे अगर आप कभी सुने इस प्रकार का शब्द तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे, अगले सवाल में आपका पैराग्राफ है, काफी लंबा टाइम लगेगा इसके अंदर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आपके इसी सीरीज के आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, 2021 का पार्ट 1 देख लिया आपने।
पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसके बारे में, पैराग्राफ के बारे में, यहाँ पर क्या हो रहा है उसको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, कार्टेल ने क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया है फैक्टर्स Q1, Q2, Q3 एंड Q4 इन 16PF। कुछ फैक्टर्स जो थे एल डेटा में अपीयर किए, क्यू में नहीं किए, टी में किए, जहां भी किए उससे कोई मतलब नहीं आपको।